स्टार्ट। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया कि लालच, पैसे, झूठे वादों, ताकत या धमकाकर सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। सत्ता में वही आ पाएगा जिसे जनता चाहेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तीसरी बार सरकार बनाएगी। वैसे तो चुनाव 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में थे, लेकिन निगाहें सबकी बंगाल के नतीजों पर ही थी। साल भर से राज्य में जिस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही थीं, उससे इस राज्य की राजनीतिक अहमियत का पता चलता है। गौरतलब है कि बंगाल की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सारे संसाधन झोंक डाले, लेकिन उस हिसाब के नतीजे नहीं आए। बंगाल की जनता ने कांग्रेस और वाम दलों को भी लगभग शून्य कर दिया। किसके वोट किधर गए या ध्रुवीकरण के गणित ने कैसे काम किया, इन सवालों में अब ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तीसरी बार जनता ने ममता बनर्जी को सत्ता सौंपी है तो निश्चित ही उसके ठोस कारण है। विराम पैरा। तृणमूल की इस बार की जीत ने ममता के लिए राष्ट्रीय राजनीति के दरवाजे खोल दिए हैं। भविष्य में वे विपक्ष का बड़ा चेहरा बन सकती हैं। इस जीत का यह संदेश गया है कि ममता बनर्जी के 10 साल के शासन को लेकर राज्य में कोई सत्ता विरोधी कारक नहीं रहा। इसे भी देखना चाहिए कि आम जनता, खास तौर से गरीब तबके से ममता का सीधा जुड़ाव रहा। उनकी छवि शानो शौकत वाली नहीं रही। वे जमीन से जुड़ी और एक जुझारू नेता मानी जाती है। शहरों और गांवों दोनों पर उनकी पकड़ है। उनकी चुनावी रणनीति 5 सितारा होटलों में नहीं बल्कि ज़मीनी हालात के बीच बनी दिखाई दी। चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों, विधायकों को तोड़ने का भाजपा ने जो अभियान चलाया, उसके निहितार्थ समझने में भी बंगाल की जनता को देर नहीं लगी। लगता है प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के लिए जिस तरह के शब्दों और व्यंग्य बाणों का इस्तेमाल होता रहा, उससे राज्य की जनता ने बड़े अपमान के रूप में लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने पर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने तक की बात कह दी थी। संभव है इस बात से युवा मतदाता भी बिदके होंगे। भ्रष्टाचार, कट मनी, अल्पसंख्यक, एनआरसी जैसे मुद्दे बिल्कुल नहीं चले। पैरा। ममता बनर्जी की चुनौतियां अब कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। राज्य में उनके सामने विपक्ष के रूप में भाजपा होगी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों की तरह बंगाल में भी कोरोना से हालात बदतर हो रहे हैं। ऐसे में सरकार और विपक्ष का सारा जोर मिलकर महामारी से निपटने पर होना चाहिए, न राजनीति करने पर। वरना जिस तरह का टकराव दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति बंगाल में बनते देर नहीं लगेगी। देखा जाए तो विधानसभा चुनावों के ये नतीजे केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। असम के अलावा कहीं भाजपा को बड़ी कामयाबी नहीं मिली। पुडुचेरी में वह गठबंधन कर सरकार बनाएगी।
बंगाल में 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाना बता रहा है कि सिर्फ केंद्र की ताकत के बल पर क्षेत्रीय दलों को नहीं हराया जा सकता। अगले साल पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं। बंगाल के नतीजों ने पार्टी को जो झटका दिया है वह एक सबक है। यह सबक हर जीतने और सरकार बनाने वाले दल के लिए भी है। पैरा कोरोना का असर अर्थव्यवस्था पर एक बार फिर दिखने लगा है। पिछले साल जब संकट की शुरुआत हुई थी तब भी व्यक्त यही था। इस साल की पहली तिमाही के आंकड़े आने में तो 4 महीने लगेंगे, लेकिन हालात के संकेत गंभीर है। पिछले साल हड़बड़ी में की गई 68 दिन की पूर्णबंदी से अर्थव्यवस्था अभी उबर भी नहीं पाई कि फिर से आंशिक बंदी और प्रतिबंधों ने कारोबारियों में खौफ पैदा कर दिया। इस बार संकट कहीं ज़्यादा गहरा है। संक्रमण जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, जल्द ही 5 लाख रोजाना का आंकड़ा छू जाएगा। सरकारें एकदम लाचार हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने के बावजूद अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति सुचारू नहीं हो पा रही है। ऐसे में लोगों को मरने से कौन बचा सकता है? इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि जो सरकार नागरिकों को ऑक्सीजन और दवाइयाँ मुहैया करवा पाने में नाकाम साबित हो रही हो, वह अर्थव्यवस्था को कैसे बचा पाएगी? पैरा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर दूसरी लहर का असर नहीं दिख हो रहा हो। विराम। सबसे ज़्यादा दुर्गति तो असंगठित क्षेत्र के उद्योगों और कामगारों की हो रही है। अर्थव्यवस्था में असंगठित क्षेत्र की भूमिका सबसे बड़ी है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में इसका भारी योगदान रहता है। सबसे ज़्यादा श्रम बल भी इसी क्षेत्र में लगा है। ऐसे में पूर्णबंदी, आंशिक बंदी, कारोबार बंद रखने के प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को फिर से गर्त में धकेल देंगे। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में जिस तरह की सख्त पाबंदियां लगी हैं वे पूर्णबंदी से कम नहीं हैं। राज्य के कई शहरों में बाजारों के खुलने का वक्त सीमित कर दिया गया है। मंडियां कुछ घंटे के लिए खुल रही हैं। इसका असर यह हुआ है कि जो लाखों लोग दिहाड़ी मजदूर या अन्य छोटा मोटा काम कर गुजारा चला रहे थे, वे अब खाली हाथ हैं। उनके काम धंधे चौपट हैं। मुंबई और दूसरे औद्योगिक शहरों से बड़ी संख्या में एक बार फिर कामगारों के लौटने का सिलसिला चल पड़ा है। ऐसा हाल सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कमोबेश सभी राज्यों का है। मसलन दिल्ली में 2 हफ्ते से बंदी जारी है और बंदी की घोषणा होते ही कामगार लौटने लगे थे। देश के बड़े थोक बाजार व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने से हजारों करोड़ों रुपये रोजाना का नुकसान होता है। फिर हर कारोबार एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़ा है और करोड़ों लोग इनमें काम करते हैं। छोटे उद्योग तो कच्चे माल से लेकर उत्पादन और आपूर्ति विपणन तक में दूसरों पर निर्भर होते हैं। इसलिए जब बाजार बंद होंगे, लोग निकलेंगे नहीं तो कैसे तो माल बिकेगा और कैसे नकदी प्रवाह जारी रहेगा। यह पिछले 1 साल में हम भुगत भी चुके हैं। पैरा इधर
वित्त मंत्रालय भरोसा दिलाता रहा है कि दूसरी लहर का आर्थिक गतिविधियों पर असर ज़्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस व्यापक स्तर पर कारोबारी गतिविधियों में ठहराव देखने को मिल रहा है, उससे आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर मार पड़ना लाजिमी है। मुद्दा यह है कि आबादी का बड़ा हिस्सा जो होटल, पर्यटन, खानपान, थोक और खुदरा कारोबार, आपूर्ति, मनोरंजन, परिवहन सेवा, सेवा क्षेत्र आदि से जुड़ा है, वह कैसे बंदी को झेल पाएगा। काम बंद होने पर कंपनियां वेतन देने में हाथ खड़े कर देती है। निर्माण क्षेत्र और जमीन जायदाद कारोबार की हालत छिपी नहीं है। पूर्ण विराम।